नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इकोनॉमी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमी के बेसिक से लेकर एडवांस की कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में। और आज हम देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं उसके बेसिक्स के बारे में। जो कल के लेक्चर में हमने देखे थे उसके बारे में कुछ और थोड़े से बेसिक्स जो है वो बच गए हैं। WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, GDP डिफ्लेटर क्या होता है, रियल GDP, नॉमिनल GDP क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ GDP, GNP, NNP, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये सब क्या होती हैं इसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो देख लेते हैं हम आज कारक लागत क्या होती है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट जो है वो क्या होती है, मूल मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस जो है वो क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल हम कर लेते हैं। तो चलिए, हाँ जी, तो भारत सरकार का जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है जिसे अब NSO कहा जाने लगा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे अब कहा जाने लगा है, वो जारी करता है GDP की रिपोर्ट, है ना। वो GDP की रिपोर्ट वगैरह वही जारी करता है। जनवरी 2015 में क्या हुआ कि इन्होंने संशोधन कर दिया, जो CSO था इसे अब NSO कहा जाने लगा है। CSO ने संशोधन करके जो फैक्टर कॉस्ट पर GDP है उसको मूल कीमतों पर GVA के साथ बदल दिया गया, यानी कि बेसिक प्राइस पर जो GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसके साथ बदल दिया गया है फैक्टर कॉस्ट को, ठीक है। और अब बाजार मूल्य पर GDP जिसे अब केवल GDP कहा जाने लगा है, और GDP एट मार्केट प्राइस जो है उसे अब सिर्फ क्या कहा जाने लगा है, GDP। अगर सिर्फ कोई GDP की बात करें तो इसका मतलब क्या है, GDP, सिर्फ GDP का मतलब है GDP एट मार्केट प्राइस, और GDP एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, ये सब चीज़ें अभी आगे और हम देखने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, घबराइए मत पहले, है ना। तो भारत के जो राष्ट्रीय आय है उसको मापने के लिए फैक्टर कॉस्ट पर GDP देखा जाता है, बाजार मूल्यों पर GDP देखा जाता है, यानी GDP एट फैक्टर कॉस्ट देखी जाती है, GDP एट मार्केट प्राइस देखी जाती है, ठीक है। बेसिक कीमतों पर जो GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो देखा जाता है ना। और साथ ही साथ जो उत्पादन और उत्पाद कर है उनके बीच का अंतर भी देखा जाता है। साथ ही साथ सब्सिडी जैसी विभिन्न अवधारणाएं जो हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। अब अगर हम बात करें कि बाजार मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस जो होती है वो क्या होता है, तो बाजार मूल्य जो मूल्य होता है उसके अंतर्गत ये जो अंतिम कीमतें होती है वो होती है। एक पहली बात तो बाजार जो यानी कि मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस होती क्या है, मार्केट प्राइस होती है कोई भी वस्तु या सेवा की जो अंतिम कीमत होती है वो होती है मार्केट प्राइस, है ना, जो कि हम लोग खरीदते वगैरह हैं तब उसका भुगतान करते हैं, ठीक है। अब मार्केट प्राइस की गणना करने के लिए हम करते क्या हैं कि जो GDP एट फैक्टर कॉस्ट है उस फैक्टर कॉस्ट में हम उत्पाद कर जोड़ देंगे, सेवा कर जोड़ देंगे, है ना, निर्यात और आयात शुल्क उसमें जोड़ देते हैं। साथ ही साथ कुछ सब्सिडी मिली होती है, उस सब्सिडियों को घटा दिया जाता है, तब जाके मार्केट प्राइस निकल के आ जाती है। नहीं समझे हो तो यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। फैक्टर कॉस्ट बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, उनके जो फैक्टर्स होते हैं उतना जितना खर्चा हुआ वहाँ पर हमने फैक्टर कॉस्ट पे GDP निकाल ली। अब इस फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें जाना है मार्केट प्राइस तक, तो मार्केट प्राइस में क्या होगा, इस फैक्टर कॉस्ट में अभी तक ना कोई टैक्सेस शामिल है ना कोई सब्सिडी शामिल है। भाई सर, इस फैक्टर कॉस्ट के ऊपर सरकार अब कुछ टैक्सेस लगाएगी, GST वगैरह, है ना, तो वो उत्पाद कर वगैरह ये सब लगाएगी, तो उसको तो हम ऐड कर देंगे, यानी टैक्सेस जो होते हैं उनको ऐड कर देंगे। उस सरकार को सब्सिडी भी देती है ना, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, केरोसिन वगैरह एक ज़माने में दिया करती थी, है ना, इनके ऊपर कुछ जो है सरकार सब्सिडी भी देती है, तो उस सब्सिडी को माइनस कर देंगे। तो टैक्सेस को ऐड कर दिया जाए और सब्सिडी को माइनस कर दिया जाए फैक्टर कॉस्ट में से, है ना, तो मार्केट प्राइस निकल के आ जाती है। बस सिंपल सा है। अब आगे आ जाते हैं, कुछ वृहद आर्थिक पहचान के बारे में जानकारी हम हासिल कर लें, जैसे कि GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, NNP क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं, वैसे वो अभी तक पूछे गए नहीं हैं, परंतु खुदा ना खास्ता UPSC का कोई भरोसा नहीं है, तो जस्ट टू बी श्योर, जस्ट टू बी सेफ हम देख लेते हैं एक एक करके, है ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद
निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, ये इंग्लिश में आप याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा मेरे हिसाब से, हिंदी में तो परेशान हो जाओगे आप। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना, इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी देश है उसके अंदर उत्पादित जो भी आर्थिक उत्पादन हुआ हो, उसके अंदर वस्तुएं हो या सेवाएं होती हो, उस सबको इसमें जोड़ लिया जाता है, जिसमें विदेशों में उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित आय को जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ विदेशी कारकों द्वारा अर्जित आय भी उसमें शामिल होती है। जैसे आप यहाँ से समझिए जो जीडीपी होता है, जीडीपी में हम क्या करते हैं कि एक साल में एक देश के भीतर जितने भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुए उनका अंतिम मूल्य या उनका मौद्रिक मूल्य होता है, वो जीडीपी होता है। जैसे कि जीडीपी का मतलब, पहले जीडीपी समझोगे तभी जीएनपी समझ पाओगे। जैसे ये भारत है, भारत के अंदर जितना भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, मान लीजिए बाहर से मार्क जुकरबर्ग आया और भारत में कुछ सेवाओं का उत्पादन कर दिया उसने, तो उसको जीडीपी में ऐड करेंगे क्योंकि भारत की सीमाओं के बीच में हो रहा है। सलमान खान कुछ मूवी का यहाँ पर बना रहा है, उससे उत्पादन हो रहा है, तो भारत का ये भारत के अंदर, तो उसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब आलिया भट्ट, मान लो पाकिस्तान की कोई, आलिया भट्ट को छोड़ो, दीपिका पादुकोण को उनको पकड़ो। दीपिका पादुकोण है, ये अमेरिका में किसी मूवी में काम करती है ना, तो इस यहाँ पर उत्पादन कहाँ हो रहा है, अमेरिका में, परंतु दीपिका पादुकोण है कहाँ की, भारत की, तो क्या इसको भारत की जीडीपी में शामिल करेंगे, नहीं शामिल करेंगे। समझ में आ गया आपको बात, क्योंकि ये भारत के क्षेत्र के अंदर उत्पादित नहीं हुआ है। तो जीडीपी का मतलब क्या है, बाहर का कोई आदमी है कि अंदर का आदमी है, हमारा देश का निवासी है, उससे मतलब नहीं है। भारत के क्षेत्र में अगर कोई उत्पादन हो रहा है तो उसको हम जीडीपी में शामिल करेंगे, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। ये हो गई जीडीपी। अब जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में होता है कि मान लीजिए ये भारत है और ये फिर हमें देख लेते हैं यहाँ पर अमेरिका, ये अमेरिका। अब देखिए सलमान खान ने यहाँ पर मूवी बनाई, सलमान खान ने मूवी बनाई, उसको ऐड करेंगे जीएनपी में, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में बिल्कुल करेंगे। दीपिका जो है, दीपिका पादुकोण हॉलीवुड में काम करती है, तो क्या इसे हम शामिल करेंगे, यस शामिल करेंगे। क्यों, क्योंकि है तो भारत की ये, तो भारत के निवासी जो होते हैं वो कहीं पे भी उत्पादन करें वो उसमें हम शामिल करते हैं, ठीक है। फिर टॉम क्रूज आया भारत में, उसने मूवी बनाई, टॉम क्रूज आया उसने भारत में मूवी बनाई, तो क्या इसको शामिल करेंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि टॉम क्रूज भारत का नहीं है, बाहर का है, हो भले ही उत्पादन भारत के भीतर रहा है, परंतु उसको शामिल नहीं करेंगे। समझ में आपको अब बात। जीडीपी का मतलब है कि भारत की सीमा के क्षेत्र में उत्पादन हो रहा हो, चाहे वो विदेशी करे कि देशी आदमी करे, हमें मतलब नहीं है, उसको हम जोड़ेंगे। जीएनपी का मतलब क्या है, भारत के निवासी कहीं पर भी उत्पादन करें उसको जोड़ेंगे, और भारत के अंदर बाहर का कोई भी आके उत्पादन करें उसको माइनस कर देंगे, वो हो गया जीएनपी, है ना। तो यहाँ से जीडीपी से अगर जीएनपी की तरफ हमें जाना हो तो हम क्या करेंगे, जीडीपी यानी कि भारत के अंदर उत्पादन हो रहा है भारत के लोगों के द्वारा, वो हमने जोड़ लिया, प्लस इसमें विदेशों से जो निवल आय होती है यानी जो नेट फैक्टर इनकम होती है फ्रॉम अब्रॉड, उसको ऐड कर देंगे। यानी कि बाहर का व्यक्ति यानी टॉम क्रूज भारत में आके कमाया, मान लो कि उसने 100 करोड़ रुपए भारत में आके कमाए, ठीक है, और दीपिका जो है इसने जाके 150 करोड़ रुपए हॉलीवुड की मूवी से लिए, तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगी, 50 करोड़, क्योंकि 150 करोड़ देश में आया परंतु 100 करोड़ तो वापस भी चला गया, तो नेट फैक्टर इनकम क्या होगी, 50 करोड़। तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम हम 50 करोड़ जोड़ देंगे जीडीपी में। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा अपना जीएनपी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इससे इजी तरीके से तो कोई भी नहीं समझाएगा। उसके बाद में आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और कुछ नहीं करना। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीएनपी में से मूल्य ह्रास माइनस कर देंगे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के सामने आ जाएगा। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय निकालेंगे, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो होती है वो हमने देखा था कि जीएनपी जो होती है वही तो नेशनल इनकम होती है, ठीक है। तो
NI यानी कि नेशनल इनकम, या NNP नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट माफ कीजिएगा, ये दोनों एक ही है, जिसका मूल्यांकन अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए बाजार मूल्यों पर किया जाता है। यह उस आय का प्रतिनिधित्व करता है जो देश के भीतर उत्पादन के कारकों से उपार्जित होती है। तो नेशनल इनकम का मतलब जो भारत के अंदर जितनी भी इनकम उत्पादित हुई है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। और नेशनल इनकम मतलब जो NNP होती है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसको ही हम नेशनल इनकम मान के चलते हैं, है ना। तो नेशनल इनकम इक्वल्स NNP, जो बाजार मूल्य है उसमें से हम क्या करेंगे, जो अप्रत्यक्ष कर जोड़ के दिए गए थे उसको तो माइनस कर देंगे, और जो सब्सिडी घटाई गई थी उस सब्सिडी को हम जोड़ देंगे, है ना। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर सब्सिडी देखो माइनस करी हुई है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कुल अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर, कुल अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट की बात हो रही है, नेट जो टैक्स होते हैं उसको हम माइनस इसमें से कर देंगे। देखिए ये होता है फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं टैक्स, माफ़ कीजिएगा एक बार मैं क्लियर कर लूँ, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ हम जाते हैं, ऐड करते हैं टैक्स और माइनस करते हैं सब्सिडी, ठीक है। परंतु जब हम मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट की तरफ आ रहे हैं तो देखिए मार्केट NNP जो मार्केट प्राइस पे है उसमें से माइनस क्या कर देंगे, जो यहाँ पर जोड़ा था वो तो माइनस कर देंगे, यानी टैक्स माइनस कर देंगे, और ऐड क्या कर देंगे, सब्सिडी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल के अपने पास आ जाएगी, ठीक है साहब, ठीक है। आगे आ जाते हैं, बस यही सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि किस प्रकार से पेट्रोलियम वगैरह होता है उस पर सब्सिडी दी जाती है तो माइनस कर दिया जाता है, और टैक्सेस जो ऐड कर दिया जाता है, तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या ऐड करते हैं क्या घटाते हैं ये हमने देख लिया। अब देख लीजिए नेशनल इनकम के बाद में पर्सनल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल इनकम जो NI है, नेशनल इनकम से परिवारों द्वारा प्राप्त आय है, यानी कि नेशनल इनकम से जो परिवारों को आय मिली है वो क्या है, पर्सनल इनकम है, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, जो गैर वितरित लाभ होते हैं, कॉरपोरेट कर होते हैं, और परिवारों द्वारा जो शुद्ध ब्याज भुगतान किया जाता है उसकी कटौती कर दी जाती है, और सरकार और फर्मों से जो हस्तांतरण मिलता है लोगों को वो इसमें जोड़ दिया जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पर्सनल इनकम प्राप्त हो जाती है। अब आप कहोगे सर ये जो यहाँ पर दिया हुआ है गैर वितरित लाभ क्या होते हैं, तो गैर वितरित लाभ का मतलब ये है कि जो फर्म और सरकारी उद्यम है उन्होंने लाभ अर्जित किया है उसको फैक्टर्स के बीच में जब वितरित नहीं किया गया, फैक्टर्स कौन, लैंड, लेबर, कैपिटल, उन लोगों के बीच में जब वितरित नहीं किया गया है तो वो कहलाता है अवितरित लाभ। और परिवार और सरकारों जो है परिवारों को जो सरकार और फर्म की ओर से हस्तांतरण प्राप्त होते हैं, जैसे पेंशन मिलती है, छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है, कुछ पुरस्कार मिलता है, उसको हम इसमें क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या निकल के आ जाती है सामने, पर्सनल इनकम। यानी खुद की इनकम क्या होती है भाई, आपके पास जो इनकम है वो क्या इनकम है, तो वो आपके पास इनकम वही तो है कि नेशनल इनकम में से आपके पास ये सब चीज़ें माइनस करके और आपको जो सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति मिली है, जो पेंशन मिली है, पुरस्कार मिली है, वो ऐड करके आपके पास पर्सनल इनकम निकल के आती है, ठीक है साहब। फिर आ जाती है नेशनल निष्पादन योग्य आय, यानी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च योग्य आय। आपके पास जितनी सारी इनकम है क्या आप उसको उतना पूरा खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, उसमें से आपको कुछ टैक्स भी देने होंगे, है ना। फिर बाजार मूल्यों पर जो भी मार्केट प्राइस पर नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से अगर हम शेष विश्व से जो भी हमें प्राप्ति हुई है, अंतरण शुद्ध प्राप्तियां हुई है, वो जोड़ दें तो हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो निकल के आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम इक्वल्स क्या होता है, जो नेशनल इनकम है उस नेशनल इनकम में से, और नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, उसमें से अगर हम अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर दें और सब्सिडी को ऐड कर दें तो हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है, और जो क्या है माफ़ कीजिएगा नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा, है ना। तो पर्सनल इनकम का मतलब क्या हुआ कि जो नेशनल इनकम है उसमें से हम जो अवितरित लाभ है उसको माइनस कर दें, परिवारों द्वारा जो ब्याज का भुगतान किया जाता है वो माइनस कर दें, परिवारों ने जो कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया वो माइनस कर दें, ठीक है। साथ ही साथ परिवारों को यानी जो हाउस होल्ड्स हैं उन हाउस होल्ड्स को सरकार की ओर से कुछ पेंशन, सब्सिडी, छात्रवृत्ति मिली है वो अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें
तो वो क्या निकल के आ जाती है, वो पर्सनल इनकम निकल के आ जाती है कि अब वो आपकी व्यक्तिगत आय हो गई है। ठीक है ना, ठीक है साहब। उसके बाद में उस व्यक्तिगत आय में से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्चियों की आय। तो उस जो व्यक्तिगत आय है आपके पास, जो पर्सनल इनकम है, उसमें से अब आपको कुछ जुर्माने भरने होंगे। मान लीजिए आप बाइक लेके जा रहे हैं, आपका चालान कट गया, तो कुछ आपको जुर्माना भरा, तो जुर्माना भर दिया, वो माइनस कर दिया। साथ ही साथ कुछ टैक्स आपको भरने होंगे, तो वो टैक्स माइनस कर दिया। तो ये जुर्माने, टैक्स, ये सब भरने के बाद जो आपके पास इनकम बच गई पर्सनल इनकम में से, वो आपकी होगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नहीं समझ में आया? ऐसा समझिए, मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000, ठीक है। उस 20,000 में आप बाइक लेके जा रहे थे, सिग्नल पर आपका चालान कट गया 2,000 का, ठीक है, 2,000 का आपका चालान कट गया, ठीक है साहब। फिर आपने टैक्स दे दिया उसमें, मान लीजिए 1,000 रुपये का आपने टैक्स दे दिया। तो अब आपकी पर्सनल इनकम तो 20,000 थी, परंतु आपकी डिस्पोजेबल इनकम यानी अब आप खर्च कितने कर सकते हो, इस 20 में से ये 3,000 माइनस करके आपके पास सिर्फ 17,000 रुपये हैं जो आप खर्च कर सकते हो या खर्च करने योग्य हैं। तो ये हो गई डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, यही सब आपको दे रखा है यहाँ पर। पीडीआई यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स जो भी पर्सनल इनकम हुई है उसमें से हम पर्सनल टैक्स पेमेंट और जो भी नॉन टैक्स पेमेंट्स है वो माइनस कर दें, तो वो हमें प्राप्ति हो जाती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की। ठीक है ना। उसके बाद में दो चीज़ें, एक नॉमिनल जीडीपी और एक वास्तविक जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि जब जो भी जीडीपी हमें मिल रही है उस जीडीपी में अगर हम जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई हुई है, उस मुद्रास्फीति के साथ एडजस्ट अगर हम उसे नहीं करें तो वो नॉमिनल जीडीपी है। साथ ही साथ अगर हम उसे मुद्रास्फीति के साथ में एडजस्ट कर दें, महंगाई के साथ में, इन्फ्लेशन के साथ में, तो हमें प्राप्त हो जाती है रियल जीडीपी। ठीक है, ऐसा आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो जीडीपी किस बला का नाम है? जीडीपी बला का नाम है एक देश के भीतर, एक देश की सीमाओं के भीतर एक साल के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो होता है जीडीपी। ठीक है साहब, मान लीजिए 2020 में 3 नैनो कार बनाएगी, 3 नैनो कार बनाएगी और इन तीनों नैनो कार में प्रत्येक कार का मूल्य है 1 लाख रुपए। ठीक है साहब, तो उस टाइम की सिर्फ 3 पूरे साल में सिर्फ 3 नैनो कार ही बनाई गई है, तो उस टाइम की जीडीपी कितनी होगी? 3 लाख। अब 2024 में सिर्फ 2 नैनो कार बनाई गई है, परंतु अब इस नैनो कार की कीमत 1 लाख न रहकर 1.5 लाख हो गई है ना। तो अब जीडीपी कितनी हो गई? 3 लाख। तो क्या ये आपको वास्तविक तस्वीर दिखा पा रहा है? आप तो कहोगे सर तब भी उतना ही उत्पादन हुआ था, अभी भी उतना ही उत्पादन हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तब तो देखिए 3 नैनो कार बनी थी, अभी तो 2 ही बनी है। ये जो 1.5 लाख हो गया, ये किसकी वजह से हो गया? ये इन्फ्लेशन की वजह से हो गया है। समझ रहे हैं बात? ये महंगाई की वजह से हो गया है मूल्य, ना कि ये रियल में इतना उत्पादन हुआ है। तो अगर आपको सिर्फ 3 लाख बता दिया जाए जीडीपी, तो आप ये अनुमान नहीं लगा पाओगे कि जो देश में कितना उत्पादन हुआ और कितना नहीं हुआ है, रियल उत्पादन कितना हुआ है। तो जो नॉमिनल जीडीपी हो गई वो तो हो गई 1.5 लाख। ठीक है, और जो रियल जीडीपी होगी, वो रियल जीडीपी हम कैसे देखेंगे? हम ये देखेंगे कि भैया ये अभी 1.5 लाख को छोड़ो, बेस ईयर जो था, माना कि 2020 जो था वो बेस ईयर था, तो बेस ईयर में नैनो कार की प्राइस कितनी थी? 1 लाख रुपए। और अभी हमने कितनी नैनो कार उत्पादित करी है? 2। तो 2 गुणा 1 लाख रुपए इक्वल्स जो अपनी रियल जीडीपी हुई है वो 2 लाख रुपए ही हुई है, ना कि 3 लाख रुपए। वो 3 लाख तो किसकी वजह से आ रहा था? वो तो सिर्फ महंगाई के प्रभाव की वजह से आ रहा था, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई उसकी वजह से आ रहा था। समझे ना आप बात? हाँ, तो यही है वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। बाकी जो हिंदी में शुद्ध दिया हुआ है वो आप एक बार और देख लेना। ठीक है, तो जो वास्तविक जीडीपी होता है इसका मतलब हम निकाल लेते हैं, जो नॉमिनल जीडीपी होता है डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी जो होता है गुणा 100 कर दें, सॉरी माफ़ कीजिए, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर हम डिवाइड कर दें और 100 से गुणा कर दें, तो हमारे पास वास्तविक जीडीपी निकल के आ जाता है। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब वही है कि ये जो डिफ्लेशन हुआ है वास्तविकता में और नॉमिनल में, ये कितना है, वही डिफ्लेटर के रूप में जाना जाता है ना। जैसे यहाँ पर एक वो पहले 100 था, अब मान लीजिए उत्पादन 150 हो गया, तो आपको तो लगेगा ये 150 उत्पादन होना, मगर वो तो जीडीपी डिफ्लेटर है ना। वास्तविकता में वृद्धि कितनी हुई है? 50% की, तो ये 100 से 150 हुआ है। तो ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी डिफ्लेटर।
अब हम देख लेते हैं जीडीपी अपस्फीति कारक। अपस्फीति कारक मतलब इन्फ्लेशन से किस प्रकार से जीडीपी प्रभावित होती है वो। तो जीडीपी अपस्फीति कारक में होता क्या है, जो भी वस्तुएं और सेवाएं होती है उनकी कीमतों में औसत परिवर्तन को ये मापता है ना। जैसे कि मान लो जो महंगाई की वजह से 3 लाख 2 कार का ही हो गया था महंगाई की वजह से, तो वास्तविकता में तो क्या था, वो 2 लाख ही था ना, है ना। उसी प्रकार से मान लो कि 150% जीडीपी डिफ्लेटर आ गया, तो 150% जीडीपी डिफ्लेटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक आधार पर तो जो है वो उत्पादन कितना बढ़ा है, सिर्फ 50% ही बढ़ा है, क्योंकि 100% तो ऑलरेडी जीडीपी था बेस ईयर में, और 50% ही बढ़ा है, तभी तो 150% हुआ है ना। तो इसकी गणना वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से नाममात्र का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके अनुपात में की जाती है। जैसे अगर हम देखें कि जीडीपी अपस्फीति कारक कैसे निकालेंगे, तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी गुणा 100 कर देंगे, है ना। तो मान लीजिए कि नॉमिनल जीडीपी है 150 और रियल जीडीपी कितनी है 100, गुणा 100 कर देंगे तो कितना आ गया 150%, है ना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना। तो ये सीपीआई सबसे पहले तो निकालता कौन है, ये एनएसओ निकालता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और डब्ल्यूपीआई कौन निकालता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री इसको निकालती है ना। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक ऑफिस होता है, वो ऑफिस इसको निकालता है, तो आप याद रखना कॉमर्स मिनिस्ट्री वो निकालते हैं डब्ल्यूपीआई। अब सीपीआई में वस्तुएं और सेवाएं दोनों होती हैं, याद रखना, मगर डब्ल्यूपीआई में सेवाएं नहीं होती हैं। याद रखने का तरीका है क्या, सेवाओं को थोक रूप में देखा जा सकता है ना। और सीपीआई जो होता है, इस सीपीआई को ही हेडलाइन इन्फ्लेशन के रूप में इस्तेमाल करता है आरबीआई। जब महंगाई आरबीआई देखता है कि महंगाई कितनी है, तो वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से ही देखता है, ना कि डब्ल्यूपीआई के हिसाब से। ये चीज़ें यहाँ पर कुछ याद रखने वाली हैं। अब इस सीपीआई में होता क्या है, इसमें कुछ बास्केट्स ऑफ कमोडिटीज रख दी जाती है, यानी कि टोकरी है, उस टोकरी में अलग अलग प्रकार के रख दी, जूते रख दिया, खाने की चीज़ें रख दी, कुछ सेवाएं रख दी, जैसे कि आपको हो के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब रख दिया। इस प्रकार से फिर इन सब का जो है वो वेटेड करके वो आपको जोड़ लिया जाता है और पता लगता है कि हाँ भाई किस प्रकार से इनका जो है वो महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई हमने देख लिया है। उसके बाद में अगर आए हम, माफ कीजिएगा, अब है, हो गया, हाँ जी, यहाँ पर आ जाते हैं। तो जो सीपीआई है उस सीपीआई को हम उत्पादक, डब्ल्यूपीआई जो, माफ कीजिएगा, डब्ल्यूपीआई को हम उत्पादक मूल्य सूचकांक भी इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो किसकी ओर से देखा जाता है, वो उत्पादकों की ओर से देखा जाता है। यहाँ पर देखिए सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। जैसे कैसे इनमें अंतर होता है, तो ये अंतर पूछा जा सकता है सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में। सीपीआई क्या होता है, उपभोक्ताओं के द्वारा जो भी वस्तुएं खरीदी जाती है, खरीदी गई वस्तुएं किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यानी उपभोक्ता वस्तुएं तो कुछ ही, मान लो कि उपभोक्ता कुछ वस्तुएं खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारी वस्तुएं ही खरीद रहे हैं। भाई वस्तुएं मान लो कि 100 उत्पादित होती होगी, उसमें से उपभोक्ता वस्तुएं मान लो कि 20-30 होती होंगी, है ना। तो जितनी वस्तुएं खरीदी गई है वो सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जबकि जीडीपी जो अपस्फीति कारक होता है, वो जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अपस्फीति कारक में सभी वस्तुओं और सेवाओं पर ध्यान दिया जाता है कि भाई सभी वस्तुओं और सेवाओं में कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी घटी है। जबकि इसमें सीपीआई में तो क्या होता है, सिर्फ कुछ बास्केट्स ऑफ कमोडिटी होती है ना, उनका ही ध्यान दिया जाता है। फिर सीपीआई में प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, इसलिए इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती है। तो सीपीआई में जो भी आयातित वस्तुएं होती हैं ना, इंपोर्टेड, उस वस्तुओं का मूल्य जो होता है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जबकि जो जीडीपी अपस्फीति कारक है उसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें भी शामिल की जाती हैं, है ना। वो तो महंगाई देखी जाती है, चाहे वो आयातित हो कि चाहे यहाँ पर देसी उत्पादित हो, परंतु सीपीआई में सिर्फ भारत की देखी जाती है, आयातित वस्तुओं की नहीं देखी जाती है। ठीक है, तीसरा इनमें अंतर है, सीपीआई में भार जो होते हैं ना, यानी जो वेट्स, उनको वेट्स जो है वो निर्धारित करे जाते हैं, वो वेट्स जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। लेकिन जो जीडीपी अपस्फीति कारक है उसमें वेट्स जो है वो बदलते रहते हैं। तो 3 चीज़ें आप याद रख लेना, एक तो सारी वस्तुओं
का प्रतिनिधित्व नहीं करता है CPI, जबकि GDP अपस्फीति कारक जो है डिफ्लेटर जो ये करता है। तीसरा, CPI में आयातित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, परंतु GDP डिफ्लेटर या GDP अपस्फीति कारक में वो शामिल किया जाता है। और साथ ही साथ CPI में भार जो है वो स्थिर होते हैं, मगर तो GDP डिफ्लेटर या अपस्फीति कारक में भार स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है साहब। उसके बाद में आ जाता है सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण यानी वेलफेयर, है ना। मान लीजिए आपको ये बता दिया जाए कि GDP जो है, देश की GDP बढ़ रही है, 10% की गति से बढ़ रही है, 20% की गति से बढ़ रही है, और पहले मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ की GDP हुआ करती थी, अब 2 लाख करोड़ की हो गई है, या अब कहो तो भैया 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है, 5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। तो क्या 2.5 से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, तो क्या इसका मतलब भारत में वेलफेयर हो रहा है, भारत में कल्याण का काम हो रहा है? क्या भारत में दही दूध की नदियाँ बह रही है? ऐसा हम मान सकते हैं? ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि GDP का मतलब ये नापती ही नहीं है कि लोगों को समान रूप से आय मिल रही है कि नहीं मिल रही है। GDP ये देखती नहीं है भाई। GDP सिर्फ क्या देखती है, कितना उत्पादन हो रहा है देश में। जैसे अंबानी और अडानी, ये लोग अमीर हो रहे हैं, यानी अमीर और अमीर हो सकता है, गरीब और गरीब भी हो सकता है। समझे ना आप बात? तो उत्पादन तो ये दोनों भी कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे तो भी GDP तो बढ़ी हुई दिखेगी, परंतु गरीब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, वो भूखे भी सो सकते हैं। तो GDP जो है वो रियल पिक्चर नहीं प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर हम देखें, जो गैर मौद्रिक विनिमय होता है उसको GDP जो है वो कैलकुलेट नहीं करती है। GDP के अगर हम देखें लिमिटेशंस क्या है, तो एक तो ये कि सभी लोगों में समान जो आय का वितरण हो रहा है, ये GDP नहीं बताती है। दूसरा, गैर मौद्रिक मूल्य होता है, यानी कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती है ना जो GDP क्या करती है, सिर्फ मौद्रिक मूल्य जिसका होता है उसी को नापती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली भी तो चलती है, यानी गांव वगैरह में वस्तु विनिमय प्रणाली भी चलती है, और जब वस्तु विनिमय प्रणाली है उसको तो GDP नापती ही नहीं है। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन कार्यों को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, कोई सैलरी नहीं दी जाती, उनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है। जैसे आपकी मम्मी आपके घर में काम करती है, आपको खाना बना के देती है, क्या आप सैलरी देते हो? आपकी वाइफ, अगर आप कोई शादीशुदा हैं तो आपको खाना बना के देती हैं, तो क्या आप उनको सैलरी देते हो? उनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी GDP नहीं बताती हैं। ठीक है। दूसरे देख लेते हैं, बाहरी कारक या बाह्यता, है ना। मान लीजिए एक कंपनी है जो कि उत्पादन कर रही है खूब, परंतु उस कंपनी की वजह से सीमेंट मान लीजिए उत्पादित कर रही है, इस सीमेंट की उत्पादन करने की वजह से आसपास का पर्यावरण खूब ज़्यादा जो है वो ख़राब होता जा रहा है, प्रदूषण फैलता जा रहा है, नदियाँ ख़राब होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ये GDP जो है वो अकाउंट में लेती नहीं है, इनको ध्यान में नहीं रखती है कि भैया ये GDP तो बढ़ रहा है, मगर वास्तविकता में क्या कल्याण हो रहा है लोगों का? इधर तो नदियाँ ख़राब हो गई, पर्यावरण ख़राब हो गया, लोग मर रहे हैं। तो बाह्यता जो होती है तो नेगेटिव हो गई बाह्यता, या पॉजिटिव, है ना, तो उसको भी ध्यान में नहीं रखती है। पॉजिटिव भी हो सकती है कि मान लिया कोई स्कूल है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसको भी नहीं देखेगी। तो जो बाह्यताएं हैं उसको भी ये ध्यान में नहीं रखती है। तो ये GDP की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो यही है यहाँ पर। बाकी निष्कर्ष जो है ये कल जो हमने पढ़ाया था, GDP, GMP, ये सब चीज़ें वही आपको बता रखा है, NDP, है ना। ये बैठ के एक बार आप शांति से पढ़िएगा, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिर अगला जो चैप्टर होगा वो हम देखेंगे मुद्रा और बैंकिंग के बारे में, यानी मनी और बैंकिंग। इस टॉपिक से खूब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSC में। ये सब चीज़ें देखेंगे विस्तार के साथ अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आप PDF चाहिए आपको, तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको आप दोबारा बता दीजिए, है ना, तो वो आप हमें अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, और उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।